नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पर्यावरण भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह टॉपिक है विश्व के उष्ण स्थल, हॉट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वह प्री हो, सिविल सर्विसेज का पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण भूगोल का, क्योंकि वर्तमान में जैविक विविधता विश्व के देशों का एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है कि किस प्रकार जैविक विविधता को बनाए रखा जाए किसी भी क्षेत्र में, ताकि उनके प्रजातियों की पादपों की प्रजाति विलुप्त न हो। तो इसी क्रम में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सिविल सर्विसेज के सिलेबस पीटी और मेन दोनों में है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मैंने एक समराइज वे में इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, पॉइंट टू पॉइंट। बिल्कुल आराम से आप इसका एक स्नैपशॉट ले लेंगे तो आपकी चाहे वह प्री का एग्जाम हो या मेंस का हो, आप इसी नोट्स के आधार पर, इसी फैक्ट के आधार पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के उष्ण स्थल, हॉट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हॉट प्लेस क्या है, किस संदर्भ में। यहाँ पर हॉट प्लेस का तात्पर्य गर्मी से न होकर जैविक विविधता के संदर्भ में। तो किसे कहा जाता है हॉट स्पॉट, उष्ण स्थल किसे कहा जाता है? तो विश्व में जैविक विविधता के काफी समृद्ध क्षेत्र को ही जैव विविधता के रूप में जाना जाता है, हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। और लेकिन यह प्लेस वर्तमान में क्या है, मानवीय गतिविधियों के कारण वर्तमान में यहाँ पर प्रजाति विलोपन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे प्लेस को जहां पादपों की स्थानिक समृद्ध जैव विविधता मिलती है, परंतु मानवीय गतिविधियों के कारण वे संकट ग्रसित है तथा प्रजाति विलोपन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे स्थल को संरक्षण देने के उद्देश्य से उष्ण स्थल की संज्ञा या उष्ण स्थल का कॉन्सेप्ट लाया गया है। किस लिए? तो विश्व के समृद्ध स्थल जहां पर प्रजाति विलोपन की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो उनको संरक्षण देने के उद्देश्य से इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। क्या है? हॉट स्पॉट। अब यहां पर है कि यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया? हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, हॉट स्पॉट प्लेस को। क्लियर है? इनके द्वारा उस समय विश्व के 12 स्थलों का निर्धारण किया गया हॉट स्पॉट के रूप में। कितना? 12 हॉट स्पॉट प्लेस के रूप में निर्धारण किया गया। परंतु वर्तमान समय में पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, विश्व के कुल क्षेत्रफल के मात्र 2.4% भाग पर विस्तृत हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विश्व की 50% से अधिक पादपों की प्रजातियां यहां पाई जाती है। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि विश्व के मात्र 2.4% भाग पर विश्व की 50% से अधिक पादपों की प्रजातियां निवास करती है या पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को ही कहा जाता है हॉट स्पॉट। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया? नॉर्मन, ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे नॉर्मन मायर्स के द्वारा, जिन्होंने 1988 में विश्व में 12 तप्त स्थलों की, उष्ण स्थलों की पहचान की। लेकिन वर्तमान समय में 36 हॉट स्पॉट है पूरे विश्व में। और ये महत्वपूर्ण है कि 36 हॉट स्पॉट का जो एरिया होता है पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। लेकिन पूरे पृथ्वी में जो पादपों की विविधता है उसका 50% से अधिक इस क्षेत्र में है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैविक विविधता के सबसे समृद्ध स्थल के रूप में हॉट स्पॉट प्लेस जाने जाते हैं। ठीक है, तो 36 हॉट स्पॉट प्लेस में से भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में हॉट स्पॉट की संख्या 4 है। कौन कौन से 4 हैं? मैंने इसका एक डिटेल लिख दिया है कि भारत में 4 हॉट स्पॉट है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, जो भारत में पश्चिमी घाट के समानांतर है। दूसरा है हिमालय क्षेत्र, तीसरा है इंडो म्यांमार क्षेत्र और चौथा है निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र। हालांकि यह निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र जो है वह सुंडालैंड हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट है। तो आइए अगले पॉइंट में आते हैं कि भारत पूरे विश्व में 36, लेकिन भारत में कितने हैं? 4। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये हॉट स्पॉट प्लेस की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो एक अमेरिकी एनजीओ है कंजर्वेशन इंटरनेशनल।
कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो एक अमेरिकी एनजीओ है, संस्था है, इस एनजीओ के द्वारा नॉर्मन मायर्स ने अवधारणा दी थी 1988 में। तो उस अवधारणा के आधार पर उन्होंने उष्ण स्थलों की पहचान शुरू की 1989 से। और उन्होंने किस आधार पर? 2 आधारों को मानकर उष्ण स्थलों का सीमांकन शुरू किया गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी जब आप नोट्स लिखेंगे तो इसको आप जरूर शो करेंगे कि उष्ण स्थलों की पहचान किन 2 आधार पर की जाती है, या उनका सीमांकन कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा किन 2 आधारों पर किया जाता है। तो पहला आधार क्या है कि वह क्षेत्र जहां पर संवहनी पौधे मतलब वेस्कुलर प्लांट की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां, कितना? 1500 स्थानिक प्रजातियां उपलब्ध होनी चाहिए। और यही बात जो है इसे विश्व का समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र बनाती है। तो पहला पॉइंट कि वह क्षेत्र जहां पर स्थानिक प्रजातियों कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां उपलब्ध हो तो उसे हम जैव उष्ण स्थल के रूप में सीमांकित करेंगे, क्योंकि यह जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाता है। दूसरा 2 पॉइंट, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसकी प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो स्थानिक वनस्पति है जिसका वहां पर मूल निवास स्थान है का 70% भाग जो है वह नष्ट हो गया हो। तो स्पष्ट है कि अगर 70% भाग उसकी मूल जो वनस्पति नष्ट हो जाएगी तो स्पष्ट है कि प्रजाति विलोपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन क्षेत्रों को बचाने के लिए ही हॉट उष्ण स्थलों को सीमांकित किया जाता है। तो 2 आधार है, पहला वेस्कुलर प्लांट की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां उपलब्ध होनी चाहिए, और दूसरा कि मूल प्राकृतिक वनस्पति का 70% भाग नष्ट हो गया हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि मात्र 30% ही बचा हुआ है। परंतु ये ध्यान देंगे कि इसमें उल्लेखनीय है कि यह जो क्राइटेरिया है यह सबके लिए, यह क्राइटेरिया जो है इससे कुछ ऊपर के मापदंड भी है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया का एक भाग है सुंडालैंड और उष्णकटिबंधीय एंडीज, दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय एंडीज हॉटस्पॉट, दोनों के पास 15,000, यहाँ 1500 है लेकिन इनके पास कितनी है? 15,000 से अधिक जैविक प्रजातियां हैं। जबकि कुछ हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहां की 95, यहां पर कितनी है? 70। उन कुछ हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहां की 95% वनस्पति जो है वह नष्ट हो गई है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि जैव विविधता क्या है, तो विश्व के समृद्ध क्षेत्र, परंतु वह क्षेत्र मानवीय गतिविधि के कारण वर्तमान में संकटग्रस्त है। तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण के कारण ही, संरक्षण देने के उद्देश्य से ही हॉटस्पॉट की अवधारणा को लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में। उन्होंने उस समय विश्व के 12 स्थलों की पहचान की, परंतु वर्तमान समय में कुल कितने हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में? 36। उनमें से भारत में 4 है। कौन कौन? पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, इंडो म्यांमार क्षेत्र और निकोबार। इन स्थलों की पहचान या सीमांकन कैसे किया जाता है? तो 2 आधार हैं। पहला कि वह क्षेत्र जहां पर कि स्थानिक वनस्पति 1500 से अधिक हो तो वह क्षेत्र जो है उष्ण स्थल के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि वहां की प्राकृतिक वनस्पति जो उसकी ऑरिजिन है, मूल निवास है वनस्पति का, उसका 70% से अधिक भाग नष्ट हो गया हो। लेकिन उल्लेखनीय है कि कई उष्ण स्थल इस मापदंड से ऊपर हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में सुंडालैंड और उष्ण कटिबंधीय एंडीज हॉटस्पॉट, दोनों के पास 15,000 से अधिक प्रजातियां हैं। और कुछ हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहां की 95% वनस्पति जो है वह नष्ट हो चुकी है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग समझेंगे कि भारत के में कौन कौन से हॉटस्पॉट है। तो अभी मैंने बताया कि भारत विश्व की 36 हॉटस्पॉटों में से भारत में 4 हॉटस्पॉट है। पहला है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा इंडो म्यांमार क्षेत्र और चौथा निकोबार द्वीप समूह। तो देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र कैसा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो ध्यान देंगे पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समांतर 1600 किलोमीटर लंबी एक पर्वतीय श्रृंखला है जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके पश्चिमी भाग में काफी अधिक वर्षा होती है, क्योंकि अरब सागर की शाखा यहाँ पर मूसलाधार बारिश लाती है। तो यह क्षेत्र जो है नम और आर्द्र वनों का क्षेत्र है। तो इस कारण यह भारत का एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैविक विविधता काफी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तो इस हॉट स्पॉट का जो विस्तार है वह कहाँ कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा भारत के 4 राज्यों में कौन कौन सा? महाराष्ट्र, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु के साथ साथ श्रीलंका का क्षेत्र भी इसी हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र का कौन कौन से राज्य आते हैं, तो 4 बताएंगे आप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और उसके साथ में श्रीलंका का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र भारत का सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट स्थल है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पादपों की 6000 प्रजातियां पाई जाती है और 16 वन इसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। आप सुने होंगे साइलेंट वैली, हमेशा क्वेश्चन आता है साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली जो है केरल में ही है और जैव विविधता के लिए, अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा केरल की अगस्त्यमलाई पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट के 2 महत्वपूर्ण जैव विविधता के केंद्र हैं। कौन कौन? केरल की शांत घाटी और अगस्त्यमलाई पर्वत श्रृंखला। तो पश्चिमी घाट एक भारत का काफी महत्वपूर्ण समृद्ध हॉटस्पॉट स्थल है, जहाँ 6000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। 16 वन यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। शांत घाटी और अगस्त्यमलाई पर्वत श्रृंखला जैव विविधता के 2 महत्वपूर्ण केंद्र है। दूसरा महत्वपूर्ण हिमालय क्षेत्र, तो ध्यान देंगे हिमालय क्षेत्र में इसका ये जो हॉट स्पॉट है इसका विस्तार कहाँ है, तो संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र। ध्यान देंगे पाकिस्तान से शुरू होकर असम तक का हिमालय, असम तक का जो भाग है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। असम के आगे यानी असम के पूर्व का भाग जो है वह इंडो म्यांमार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र, असम तक का भाग, इसके अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत तक के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में एक अनुमान के अनुसार माना गया है कि लगभग 5916 प्रजातियों की पादपों की प्रजातियां पाई जाती है और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन भी इसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से हॉटस्पॉट क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र, असम तक का भाग, इसके अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत तक के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण जो जैव विविधता का क्षेत्र है इसे कहा गया, इसको नाम दिया गया इंडो म्यांमार। नाम से यह स्पष्ट है कि भारत और म्यांमार के क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसके अलावे ध्यान दीजिएगा भारत में कौन सा क्षेत्र, तो असम के आगे का जो हिमालय का क्षेत्र है, तो असम के पूर्व का भारतीय क्षेत्र, उसके अलावे म्यांमार का संपूर्ण क्षेत्र। आप मान सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का लगभग सभी भाग जो है इंडो म्यांमार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एवं दक्षिणी चीन का यूनान प्रांत भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक विस्तृत क्षेत्र है, जैव विविधता का काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावे हिमालय के क्षेत्र को अलावे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से अंडमान का जो क्षेत्र है, यहां निकोबार नहीं शामिल किया जाता है, अंडमान का जो क्षेत्र है वह भी इस इंडो म्यांमार जैविक विविधता के अंतर्गत ही आता है। और यह क्षेत्र जो है विश्व में मीठे जल के उच्चतम विविधता वाले कछुओं का आश्रय स्थल भी है। तो काफी महत्वपूर्ण है यह इंडो म्यांमार क्षेत्र। और चौथा है निकोबार द्वीप समूह। तो ध्यान देंगे निकोबार द्वीप समूह अलग से हॉट स्पॉट के क्षेत्र में चिन्हित नहीं है, यह सुंडालैंड हॉट स्पॉट के रूप में एक महत्वपूर्ण सुंडालैंड को शामिल किया गया है। तो निकोबार द्वीप समूह जो है वह सुंडालैंड हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है और यह प्रजातियों के दृष्टिकोण से, जैविक विविधता के दृष्टिकोण से भारत का एक समृद्ध क्षेत्र है। क्लियर है? अब ध्यान देंगे कि हॉट स्पॉट के संदर्भ में खासकर पश्चिमी घाट जो भारत का सबसे समृद्ध हॉट स्पॉट क्षेत्र भी है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। तो इस क्षेत्र को बचाने के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस में भी, कि कौन सी 2 कमेटियां पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए गठित की गई थी। तो एक था गाडगिल समिति रिपोर्ट और दूसरा था कस्तूरी रंगन समिति। गाडगिल समिति रिपोर्ट क्या कहता है कि पूरे पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में ESA के रूप में शामिल किया जाए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में शामिल करते हुए उसको संरक्षण प्रदान किया जाए, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। कृषि कार्य को रुक गए, खदानों की खुदाई बंद हो गई। तो बड़े पैमाने पर विरोध होने के कारण क्या किया गया कि गाडगिल समिति रिपोर्ट को के आधार पर पुनः एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम था कस्तूरी रंगन। और इस समिति की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के केवल 37% भाग, अर्थात मान सकते हैं कि 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में मानने की सिफारिश की गई। तो यह आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका आप स्नैपशॉट ले लें और यह प्री और मेन के लिए दोनों के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है।
अगले क्लास में मैं पुनः पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।